हाँ तो बच्चों, आज हम लोग प्रमेय नंबर 6.4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ ये करेंगे। इसको एसएसएस सिमिलरिटी यानी भुजा 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 समरूपता भी कहते हैं। भुजा 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 समरूपता क्या है, देखिए इसका कथन क्या है। सबसे पहले तो कथन देखते हैं। तो जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है, अगर आप उस पर पढ़ें तो लिखा क्या है, देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, कोष्टक में लिखा है अर्थात एक ही अनुपात में हों, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। देखिए, दो त्रिभुज हमारे पास, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास DEF है। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के साथ समान अनुपात में हैं। यानी देखिए, जब आप प्रमेय शुरू करते हो तो लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आप लिखते हो ज्ञात है। ज्ञात है में जो प्रश्न में दिया होता है उसी से ज्ञात है निकालेंगे हम। क्या ज्ञात है हमको कि दो त्रिभुजों में जिनके नाम हमें खुद लिखना पड़ता है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, एक त्रिभुज की भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के साथ जो अनुपात है वो समान है। यानी हम ये अगर कहें कि संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है AB/DE, ये बराबर है AC/DF और ये बराबर है BC/EF। तो हमें सिद्ध करना है, हम बाद में लिखा करते हैं हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान होंगे और त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। क्योंकि समरूपता की दो ही कंडीशन होती हैं, भुजाओं में अनुपात बराबर हो और साथ में संगत कोण बराबर हों। तो हमें सिद्ध करना है कि जो कोण A होगा वो बराबर कोण D के होगा, देखिए संगत। जो कोण B होगा वो बराबर होगा कोण E के, तथा कोण जो C है वो बराबर होगा कोण किसके, F के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो ये सिद्ध करना है, हो गया। ज्ञात है आप लिख चुके, सिद्ध करना है आप लिख चुके। अब इस थ्योरम को करने के लिए एक रचना करनी होगी। इसके पहले वाली जो थ्योरम किया था उसमें भी सेम रचना थी। रचना क्या है, AB के बराबर DE से एक भाग काट लेंगे। मान लीजिए इसका नाम आपने कहा P है, DP। तो DP किसके बराबर, AB के बराबर। और जो DF भुजा है इससे आप DQ भाग काट लीजिए, वो AC के बराबर हो, ठीक है ना। तो AC के बराबर ये आपने DQ भाग काटा, तो आप कहेंगे DP बराबर AB तथा DQ उधर से ले लो, इधर से DP को बराबर AB कर लो और इधर से DQ, तो DQ बराबर AC काटा तथा किसको मिला दिया, PQ को मिला दिया। इस तरह रचना है ये, तथा PQ को मिलाया। ये तो ये ज्ञात है, सिद्ध करना है, रचना है। ये आपको अपने मन से लिखना आना चाहिए, क्योंकि समझना है अब आपको उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है जो ग्राउंड आप देने जा रहे हो इनको सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो जरा ध्यान से कि जो हमको दिया है वो क्या दिया है कि AB/DE बराबर है AC/DF। देखिए हमें क्या क्या ज्ञात है, चूंकि हमें ज्ञात है कि जो AB/DE है, ध्यान से देखना धीरे धीरे, ये बराबर है
AC अपॉन DF, अगर इन दोनों को ले लें, परंतु हमें पता है कि जो हमने रचना किया था उसमें AB DP के बराबर थी, परंतु AB ये बराबर किसके है, DP के, तथा जो AC है वो हमने DQ के बराबर किया था। देख लीजिए, ये रचना में आपने बराबर बराबर काटा हुआ था। तो चूंकि AB ये DP के बराबर है और AC ये DQ के बराबर है, तो अगर AB की जगह पर हम यहाँ DP रख दें, इसलिए अगर हम DP रख दें AB की जगह पर, देखो AB की जगह पे क्या रख दें, DP, तो DP अपॉन DE, DP अपॉन DE बराबर हो जाएगा AC अपॉन DF, तो AC की जगह पे क्या रख दें, DQ, तो ये हो जाएगा DQ और अपान में DF। ये अब जरा यहाँ पर आप गौर से देखो, DP अपॉन DE ये बराबर है DQ अपॉन DF। तो अगर आपको याद हो ध्यान से कि DP अपॉन DE, ये थेल्स प्रमेय में आपको याद होगा कि थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि एक रेखा समांतर खींच दी जाए, ध्यान से सुनना, यदि एक रेखा त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींच दी जाती थी तो जो अनुपात होता था कौन कौन सा, DP अपॉन पूरी भुजा, ध्यान है आपको, DP अपॉन DE बराबर होता था DQ अपॉन DE। तो अगर इसकी उल्टी प्रमेय देखें तो यदि अनुपात बराबर तो रेखा समांतर, या रेखा समांतर तो अनुपात बराबर। अब आप कहोगे कि थेल्स प्रमेय में हमने ये अनुपात पढ़ा था क्या, DP अपॉन PE बराबर था DQ अपॉन QF, ये पढ़ा था। परंतु याद करिए उसी के आगे जब हम प्रमेय को आगे बढ़ाए थे तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर आपने देखा था, और जब एक जोड़ा था और फिर उसको सॉल्व किया था तो आया था DP अपॉन DE, ये इक्वल आया था DQ अपॉन DF। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं, और अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट नहीं कहना चाहते तो फिर आप इस अनुपात को भी निकाल सकते हैं -1 करके, राइट, -1 करके भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? नहीं तो फिर आप या इसको ऐसे कर लो, या DE अपॉन DP ये बराबर हो जाएगा DF अपॉन DQ, यानी जो अनुपात था उसका उल्टा लिख दिया मैंने। और अगर दोनों पक्षों से मैं -1 कर दूं, DE अपॉन DP -1 ये बराबर ही होगा DF अपॉन DQ और -1। अब देखो जब घटाओगे तो ये आएगा DE माइनस DP, ये क्या आएगा, DE और माइनस DP अपॉन DP, ये देखिए ये बराबर आएगा DF माइनस DQ अपॉन DQ। अब DE देखिए पूरी भुजा है, DE में अगर आप DP निकालो तो क्या बची, PE, अर्थात आप कह सकते हो कि PE अपॉन DP ये बराबर होगा DF में अगर आप DQ निकालो तो QF बचेगा, यानी ये QF अपॉन क्या हो जाएगा, DQ। या इसी को आप उल्टा करके लिख दो तो ये बन जाएगा DP अपॉन PE ये बराबर आएगा DQ अपॉन QF। और अब जरा गौर से देखो, ये DP है और ये PE है, तो देखो DP अपॉन PE ये बराबर आया DQ अपॉन QF आया। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी के क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो PQ रेखा है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, EF के। ये आपका देखिए मेन पॉइंट आ गया। ये जब PQ ये EF के समांतर हो जाएगी तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे
तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब अगर इस कोण को 1 कहा जाए तो कोण 1 कोण ई के बराबर हो जाएगा, और जो कोण 2 है वो कोण एफ के बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू नाम भी आप लिख सकते हैं। इसलिए कोण 1, ये कोण 1 ये बराबर हो गया कोण किसके, ई के, तथा जो कोण 2 है ये बराबर हो जाएगा कोण किसके, एफ के। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे कोण है ये, संगत कोण है, संगत कोण। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर ये संगत कोण बराबर हो गए तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ज्ञात है और ये सिद्ध करना है और रचना यहाँ तक अगर आप नोट कर लें तो इसके आगे मैं अब इधर देखिए बताने जा रहा हूँ, तो मैं इतना मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक उपपत्ति थे, तो उपपत्ति से नीचे का मैंने नहीं मिटाया, सिर्फ ज्ञात है रचना है जो थी वो मैंने मिटा दिया। तो देखो जरा ध्यान से, अब अगर कोण 1 ये कोण ई के बराबर और कोण 2 कोण एफ के बराबर, तो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखिए क्या नाम है, डी पी क्यू। तो त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस त्रिभुज में कोण 1 ये बराबर है कोण ई के, कोण 1 बराबर है कोण ई के, दूसरा जो कोण 2 है वो बराबर है कोण किसके, एफ के, तथा जो कोण डी है वो दोनों में है, तो कोण डी बराबर है कोण डी के। तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गए और दोनों त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में समान हैं। तो इसके जो पहले प्रमेय हम पढ़े थे, प्रमेय 6.3 से, इसलिए प्रमेय 6.3 से इसके पहले आपने पढ़ा था कि यदि 2 त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में समान हो, जैसे ये कोण इसी के बराबर है, कोण 1 कोण ई के बराबर है और कोण 2 कोण एफ के बराबर है, तो आपको ध्यान होगा प्रमेय नंबर 6.3 इसके पहले वाली, जिसका नाम रखा था कोण कोण समरूपता, से हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अनुपात डीपी का डीई के साथ होगा, डीपी अपान डीई, वो बराबर होगा डी क्यू अपान डी एफ, वो बराबर ही होगा पी क्यू अपान ई एफ, ये बराबर होगा पी क्यू अपान कितना, ई एफ। जो ज्ञात है आपने देखा था, जरा ध्यान से सुनो, ये जो डीपी है, ये डीपी ये किसके बराबर है, ए बी के। यानी अगर हम डीपी की जगह पर ए बी लिख दें तो ए बी अपान डी ई, जो डी क्यू था वो ए सी के बराबर था, तो ए सी अपान डी एफ ये बराबर हो जाएगा पी क्यू अपान कितना, ई एफ। ये हमको एक रिलेशन मिला, परंतु हमें ज्ञात है, परंतु हमें क्या ज्ञात है कि ए बी अपान डी ई ज्ञात है, में आप देख लीजिए, ये बराबर था ए सी अपान डी एफ, और ये बराबर क्या था, जो तीसरा था वो क्या था, बी सी अपान कितना, ई एफ। इसको आप दूसरा नंबर दे दीजिए। अब जरा इन दोनों की तुलना करो तो ए सी अपान डी एफ ये बराबर है पी क्यू अपान ई एफ, और ए सी अपान डी एफ ये बराबर है बी सी अपान ई एफ। इसका मतलब ये हो गया, हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपान ई एफ ये बराबर हो गया बी सी अपान ई एफ, और ई एफ सी एफ को कैंसिल करो तो हमें एक रिलेशन मिला, पी क्यू और बी सी ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी पी क्यू भुजा और ये बी सी भुजा ये आपस में क्या हो गई, बराबर। तो देखो, एक भुजा तो पहले से बराबर, दूसरी भुजा पहले से बराबर, रचना से बराबर, और तीसरी भी भुजा क्या हो गई, बराबर। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इतना और मिटा दूं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, डी
पी क्यू के, त्रिभुज डी पी क्यू के। बात समझ में आ गई? जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कौन सी सर्वांग समता से? एस 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 सर्वांग समता से। क्यों सर्वांगसम है? अगर आप कारण लिखना चाहें तो कहेंगे कि ए बी ये बराबर है किसके? डी पी के। ए सी ये किसके बराबर है? डी क्यू के। और बी सी ये बराबर किसके है? पी क्यू के। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये जब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी संगत भुजा बराबर और सभी संगत कोण बराबर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, राइट। कोण जो बी है वो बराबर कोण 1 और कोण जो सी है वो बराबर कोण 2। परंतु कोण जो 1 है वो आपको पहले से पता हो चुका है कि ये कोण किसके बराबर है? ई के। यानी कोण 1 कोण ई के बराबर है और जो कोण 2 है वो कोण एफ के बराबर है। यानी देख लीजिए हमें यहाँ से मिल गया कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। अर्थात तीनों संगत कोण आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके? डी ई एफ के। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ये थी थ्योरम। तो चूँकि मैंने इसमें ज्ञात है, सिद्ध करना है और रचना है, तीनों चीज़ यहाँ पर लिखी थी, इसलिए मुझे थोड़ा मिटा के लिखना पड़ा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और नोट करते जाइएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू, नमस्ते।